Everyone, put your present in the chat box. Write your name along with the standard. Okay. So today is your Hindi grammar class. Okay. And आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया क्रिया और उसके भेद. चलो. सबको पता है कि क्रिया क्या होती है. फिर भी हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे. जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं. जब शब्द पढ़ते ही हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो हम उसे क्रिया कहते हैं. जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, ये जो शब्द है वो खेलने की क्रिया दर्शाते हैं. हवा चल रही है, ये शब्द हवा का चलना, चलने की क्रिया दर्शाते हैं. स्त्रियां बातें कर रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं. खेलना, चलना, करना, पढ़ना, ये सारे शब्द हमें कुछ काम चालू है ये बताते हैं, इसलिए हम उन्हें क्रिया कहते हैं. ओके. समझ में आया क्रिया किसे कहा जाता है? जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता हो, कोई काम चल रहा है, कोई कार्य चालू है, ये पता चलता हो, उसे क्रिया कहा जाता है. ओके. ओके. उसके बाद एक और चीज आपको देखनी है जो है धातु. ओके. धातु किसे कहा जाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है. से लिख लिख इस शब्द को हम जब ना ये प्रत्यय लगाते हैं तब लिखना ये क्रिया हो जाती है. तो जो लिख ये शब्द है वो धातु कहलाता है. मतलब क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है. हम धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर एक क्रिया का सामान्य रूप बना सकते हैं. जैसे कि लिख, लिखना, चल, चलना, पढ़, पढ़ना, रुक, रुकना, नाच, नाचना, दिख, दिखना. ओके. गॉट इट? धातु पता चला सबको? धातु किसे कहा जाता है? क्रिया का मूल रूप होता है, उसे धातु कहा जाता है. जब धातु के साथ हम ना यह प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप जैसे कि लिखना, चलना, पढ़ना तैयार हो जाता है. गॉट इट? अंडरस्टूड टिल हियर? क्रिया एंड धातु समझ में आया है? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से कार्य किसी किसी कार्य के करने का या किसी कार्य के होने का बोध होता हो उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है. जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, हवा चल रही है, स्त्रियां बातें कर रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं. तो धातु किसे कहा जाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है. जैसे कि लिख, इन धातुओं के साथ जब ना यह प्रत्यय जोड़ा जाता है तब क्रिया का सामान्य रूप बनता है. जैसे कि लिख, लिखना, चल, चलना, पढ़, पढ़ना. ओके. तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के भेद. क्रिया के कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर, दो आधारों पर भेद होते हैं. वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रियापद यह हमेशा आते हैं, ये हमने सीखा है. तो उसी कर्म के आधार पर, कर्म इज ऑब्जेक्ट. ओके. कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट एंड क्रियापद इज वर्ब, दैट वी ऑल नो. तो किसी भी वाक्य में क्रिया के कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर भेद पाए जाते हैं. तो पहले तो हम कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो पढ़ने वाले हैं. वो होते हैं दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. ओके. कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. शब्द ही हमें दर्शाते हैं
सकर्मक मतलब कर्म के साथ, इसमें कर्म प्रेजेंट है। देन अकर्मक विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें कर्म प्रेजेंट नहीं। गॉट इट। चलो, तो देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखेंगे हम। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया जब चालू है तब उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। सिंपल लैंग्वेज में, जब आपके वाक्य में क्रिया सहित कर्म पाया जाए तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भावना कहानी पढ़ती है, अगर यह वाक्य ऐसा होता, भावना पढ़ती है, तो वो भी क्रिया वाला वाक्य है, वहां पे पढ़ने की क्रिया हो रही है। लेकिन क्या पढ़ती है? कहानी। भावना पढ़ती है, अगर यह वाक्य होता तो उसमें कर्म नहीं है, यहाँ पे कहानी है, ये कर्म यूज किया गया है, इसलिए सकर्मक क्रिया। मोहन फुटबॉल खेलता है, अगर खेलता है, ये मोहन खेलता है, ये भी एक सही वाक्य कहलाता है जिसमें क्रिया हो रही है खेलने की, लेकिन उसमें कोई भी कर्म नहीं है तो वो अकर्मक कहलाता। लेकिन इसमें मोहन फुटबॉल खेलता है बोला गया है, इसलिए फुटबॉल एक कर्म की तौर पर आया है वाक्य में, इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो सकर्मक क्रिया कैसे पहचानोगे आप? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, ये शब्द लगाकर अगर आप प्रश्न पूछोगे तो आपको उत्तर मिलेगा, तो उसे आप सकर्मक क्रिया कह सकते हो। अगर आपका वाक्य है भावना पढ़ती है, तो आपने उसे क्या, अगर इस वाक्य को आपने क्या क्वेश्चन पूछा तो आपको कोई आंसर मिलेगा? नो। लेकिन वाक्य है भावना कहानी पढ़ती है, इसमें आपने क्वेश्चन पूछा कि भावना क्या पढ़ती है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कहानी, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि पुलिस ने चोर को पीटा, किसको पीटा? चोर को, इसलिए इस वाक्य में चोर कर्म के तौर पर आया है। नेहा पुस्तक पढ़ रही है, क्या कर रही है? पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे पुस्तक कर्म के तौर पर आया है। गॉट दिस? सकर्मक क्रिया समझ में आई है सबको? यस, राइट वन सेंटेंस। अगर आपका कीबोर्ड जिसमें आप मराठी हिंदी टाइप कर सकते हो, प्लीज enable it, otherwise write like you type the messages, I will try to understand. लिखिए वन सेंटेंस ऑफ सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आपका कर्म आना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी देयर। गीता बहुत ईमानदार है, यहाँ पे कर्म क्या होगा? ईमानदारी इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? Okay, everyone please try to write. 18 students are there and only 3 sentences I'm getting. सिर्फ वाक्य लिखना है आपको जिसमें कर्म हो।
इस सकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद है, जैसे एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ओके, सी सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि एक कर्मक में एक ही कर्म होगा और द्विकर्मक में दो कर्म होंगे, राइट। सो देखिए, पहला सकर्मक क्रिया का पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने साइकिल चलाई, क्या चलाई? साइकिल चलाई। सिर्फ एक ही कर्म यूज हुआ है। द्विकर्मक किसे कहते हैं? जिस क्रिया में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे नीरजा ने विवेक को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? विवेक को दी। तो यहाँ पे दो कर्म आ चुके हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जब हम क्वेश्चन पूछेंगे उस वाक्य को तो हमें एक ही आंसर मिलेगा कर्म की तौर पर। ओके, ऑब्जेक्ट की तौर पर हमें एक ही आंसर मिलेगा, तब वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मोहन ने साइकिल चलाई, क्या चलाई? साइकिल। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, अगर हम उसको प्रश्न पूछेंगे क्या या किसको, तो हमें दो प्रकार के अलग अलग कर्म आंसर में मिलेंगे। तो नीरजा ने विवेक को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? विवेक को दी। तो यहाँ पे दो कर्म आए हैं, इसलिए द्विकर्मक क्रिया। गॉट इट? समझा है यहाँ तक? सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक क्रिया एंड द्विकर्मक क्रिया। गॉट इट? ओके, तो लिखिए एग्जाम्पल ऑफ बोथ, दोनों के एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल शुड बी इन वन चैट ओनली, योर एग्जाम्पल शुड बी इन वन चैट ओनली। एक ही चैट में लिखिए, राइट इन वन मैसेज ओनली। पहले वाक्य में आपके एक ही कर्म होना चाहिए, दूसरे में दो कर्म होने चाहिए। मैंने पुस्तक मेरे दोस्त को दिया, तो ये द्विकर्मक है, राइट। फर्स्ट राइट फॉर दिस वन, एक कर्मक के लिए लिखिए, देन द्विकर्मक के लिए लिखिए। राइट इन वन मैसेज ओनली, टू sentences you have to write in one message only. नेहा ने नई बैग लाई। आशिति, टू sentences in one message only. मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं और रिया साइकिल चला रहे हैं। मैंने पुस्तक मेरे दोस्त को दिया। ओके, मुझे पानी चाहिए, मैंने मेरे दोस्त को फुटबॉल दिया। यस। ओके, तो सकर्मक क्रिया सबको समझ में आई है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ओके, उसके बाद आती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हमें नाम से ही पता चलता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ते हुए सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, मतलब इसमें कर्म होता ही नहीं, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है।
अकर्मक मतलब अ का अर्थ है अरहित और कर्म, कर्म रहित, बिना कर्म के। ओके, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ममता हंस रही है, कौन हंस रही है? ममता हंस रही है, इसलिए क्रिया, हंसने की क्रिया का प्रभाव ममता इस कर्ता पर पड़ रहा है। बच्चा रो रहा है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, रोने की जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधे कर्ता पर, बच्चे पर पड़ रहा है। राहुल उठ गया, कौन उठ गया? राहुल उठ गया, उठने की जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव राहुल इस कर्ता पर यहाँ पे पड़ रहा है। ओके, तो अकर्मक क्रिया आप किस तरह पहचानोगे? क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर जब आप प्रश्न करोगे तो आपको, अगर कर्मक उत्तर के तौर पर कर्म नहीं मिल रहा है तो वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। प्रश्न करने पर आपको यदि उत्तर के तौर पर कर्ता प्राप्त हो रहा है, कर्म नहीं हो रहा है, सी डिफरेंस देखिए, सकर्मक में आप जब प्रश्न पूछते थे तो तब आपको कर्म कर्म प्राप्त हो रहा था, लेकिन अकर्मक में आपको कर्म की प्राप्ति नहीं हो रही है, अकर्मक में आपको कर्ता प्राप्त हो रहा है, तो वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे बच्चा सो गया, क्या सो गया? बच्चा, बच्चा करता है यहाँ पे। ओके, यस गॉट इट। ये थे हमारे कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक का एक वाक्य लिखिए अपने चैट बॉक्स में जिसमें कर्म ना हो। क्रिया गिर गई, राम सो गया। जेनी ने खाना खाया। यहाँ पे आशिति, खाना, खाना एक कर्म के तौर पर आ सकता है। जेनी ने खाया विल बी द राइट, ठीक, मैं जीत गया। ओके, तो ये थे कर्म के आधार पर। अभी रचना के आधार पर, जो भी वाक्य की रचना है उसके आधार पर हमारे क्रिया के 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और 5वां है पूर्वकालिक क्रिया। ओके, क्रिया के वाक्य की रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद पाए जाते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पहला है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने रोटी खाई, राम गया। सिंपल सेंटेंस होता हो, जहाँ पे सिंपल सेंटेंस होता हो, सिंपल क्रिया होती हो। ओके, और वो क्रिया एक ही होनी चाहिए, कोई दूसरी क्रिया उसके साथ न हो, तब वो क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे सीता ने रोटी खाई, राम गया। संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है और वो एक साथ, आपको पढ़ते वक्त पता नहीं चलेगा कि दो क्रियाएं हैं, क्योंकि वो एक साथ आकर एक ही क्रिया की तरह एक्ट करती है। जैसे कि माता जी ने प्रसाद बांट दिया, यहाँ पे बांटना और देना,
ये दो क्रियाएं बांट दिया इस क्रिया के इस क्रिया में एक साथ आ चुकी है, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। पिताजी आ गए हैं, आना और गए हैं मतलब जाना, ये दो क्रिया यहाँ पे एक साथ हो चुकी है, तो यहाँ ये संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। ओके, अंडरस्टूड अबाउट ये सिंपल सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया में सिर्फ एक ही क्रिया होगी और संयुक्त में दो क्रियाएं होंगी, लेकिन वो एक ही क्रिया दर्शाती है, एक साथ आती है और एक ही क्रिया को दर्शाती है। गॉट इट? ओके, वंस अगेन, सामान्य क्रिया जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, सिर्फ एक ही क्रिया हो वाक्य में, एक से ज्यादा क्रिया ना हो, सिंपल सेंटेंस जिसमें सिंपल क्रिया है, वो सामान्य क्रिया कहलाती है। नाउ संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ आपको पता है, एक के साथ दूसरा भी। ओके, तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। संयुक्त क्रिया में दो, एक नहीं, एक तो दो क्रिया होती है या फिर दो से अधिक भी होती है, तो वो क्रियाएं एक साथ आकर एक क्रिया को पूर्ण करती है, किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, तो वे संयुक्त कहलाती है। जैसे माताजी ने प्रसाद बांट दिया, बांट, बांटना, दिया, देना, बांटना और देना, ये जो दो क्रियाएं हैं वो एक साथ आकर प्रसाद बांटने की क्रिया को पूरा कर रही है, इसलिए इसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। गॉट इट? यस, समझा है अभी आर्यन? यस एवरीवन, ओके। ओके, आपका तीसरा टाइप है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम और किसी विशेषण शब्द का उपयोग करके जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेने से आपको समझ में आएगा। पहले तो हम देखेंगे संज्ञा शब्दों से बनी क्रियाएं। हाथ, हाथ एक संज्ञा है, तो उससे बनी क्रियाएं है हथियाना, लाज, लजियाना, गांठ, गठियाना। सर्वनाम, सर्वनाम रंग, रंगना, अपना, अपनाना। विशेषण गर्म, गरमाना, तोतला, तुतलाना। सो ये तुतलाना, गरमाना, रंगना, अपनाना, ये सारी जो क्रिया है वो हमारे विशेषण, नाम मतलब संज्ञा और सर्वनाम, इनका उपयोग करके बनी है, इसलिए उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ओके, समझे ये सबको? नाम धातु क्रिया आपकी संज्ञा, किसी भी संज्ञा, किसी भी सर्वनाम या फिर कोई भी नाम, विशेषण, इससे जो क्रिया बनती है वो नाम धातु कहलाती है। देन उसका उसके बाद वाला आपका टाइप है, भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। सो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? देखिए, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं ना करे, किसी दूसरे से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालकिन, मालकिन करता है इस वाक्य में, लेकिन बर्तन साफ करने का जो कार्य है वो मालकिन नहीं कर रही, मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। तो जब कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। इस प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पहले प्रेरणार्थक समझ में आया, जब कर्ता कोई भी कार्य, जो भी क्रिया आपको दिखाई गई है वाक्य में, वो कर्ता ने खुद ने नहीं की, उसने किसी से करवाई है, तब प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ओके, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? देखिए, जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर
व्हाट हैपन आर्यन, इट इज सो सिंपल, आप रीड करके भी समझ सकते हो। बर्तन साफ करवाने का जो कार्य है वो मालकिन ने नहीं किया। इस वाक्य में पहले तो हमारा सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है यूजुअली वाक्य में, तो कर्ता पहले पहले आया है मालकिन। तो मालकिन करता है, लेकिन वो बर्तन साफ करने का कार्य खुद नहीं कर रही, नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। तो जिस जहाँ पे जिस क्रिया में कार्य को कर्ता स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया हुई है। आर्यन, आपको ध्यान देना है ठीक से, ये सारी चीजें सिर्फ पढ़ने से भी समझ में आ रही है। गॉट इट? समझा है अभी? ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके दो रूप है, पहला है प्रथम प्रेरणार्थक एंड दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो देखिए हम पढ़ेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता हो, उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। एंड द्वितीय प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर अन्य किसी से कार्य करवाता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। समझा डिफरेंस? प्रथम प्रेरणार्थक में जो करता है वो खुद भी उस कार्य को करता है और दूसरों को वो कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। यस, यहाँ पे मैं मैं एक कर्ता है और वो कर्ता कहानी सुनाने वाला है, तो वो खुद वो काम कर रहा है ना, इसलिए वो प्रथम प्रेरणार्थक है। द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता जो भी कार्य है उसमें खुद भाग नहीं लेना चाहता, खुद सम्मिलित नहीं होना चाहता, बल्कि वो किसी और से वो कार्य करवाता है। जैसे कि माताजी नौकर से सफाई करवाती है, माताजी करता है यहाँ पे, लेकिन वो सफाई खुद करती है क्या? नहीं, वो नौकर से करवाती है। वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। वह वो जो भी आदमी है वो खुद बेटी को गीता पढ़वाता है? नो, वो अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। उसने एक अध्यापक को हायर किया है, तो वो खुद वो काम नहीं करता, किसी और को कहने करने बोलता है। जैसे कि यहाँ पे माता जी नौकर से सफाई करवाती है एंड ये जो आदमी है वो गीता पढ़वाने का काम अध्यापक से करवा रहा है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हुआ। आई थिंक ये समझ में आ चुका हो, राइट? प्रथम प्रेरणार्थक एंड द्वितीय प्रेरणार्थक समझ में आया है सबको? यस, ओके। देन लास्ट है आपका पूर्वकालिक, हम फिर से रिवाइज करेंगे, देन यू विल राइट सेंटेंसेस। ओके, लास्ट है आपका पूर्वकालिक क्रिया। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। सी, किसी भी वाक्य में जो मुख्य क्रिया है उससे पहले जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मुकेश खाना खाकर सो गया। यहाँ खाना खाना और सोना ये दो क्रियाएं आ चुकी है। तो सोना मुख्य क्रिया है, सो चुका है ना वो अभी, तो सोना उसकी क्रिया चालू है, मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले उसने खाना खाने की क्रिया की है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अनिल पढ़कर खेलने लगा। अनिल अभी खेल रहा है ना, खेलने लगा है वो, लेकिन उसने पहले पढ़ाई की क्रिया ऑलरेडी की चुकी है, तो वो पढ़कर खेलने लगा है। तो पढ़ाई की क्रिया ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए पढ़ने की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। गॉट इट? यस। इसमें ये आपने ध्यान देना है, इसमें दो क्रियाएं होंगी, लेकिन जो मुख्य क्रिया है उससे पहले एक क्रिया हो चुकी होगी, संयुक्त क्रिया, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वकालिक में जो मुख्य क्रिया है उसमें पहले जो भी क्रिया है वो हो चुकी है। ओके, फिर से रिवाइज करेंगे। कर्म के आधार पर जो है सकर्मक अकर्मक वो तो आपको क्लियरली समझ में आए ना?
और हमने उसके सेंटेंस भी लिए। ओके, सो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। पहला था हमारा सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने रोटी खाई, राम गया। ओके, तो सामान्य क्रिया का एक वाक्य लिखिए चैट बॉक्स में। Write one sentence of सामान्य क्रिया in your chat box. Okay. Now, संयुक्त क्रिया, इसमें दो या अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है। तो यहाँ पे एक क्रिया नहीं लिखनी है आपको, दो या दो से अधिक क्रिया का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही वाक्य को, मतलब एक ही क्रिया को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। जैसे कि माताजी ने प्रसाद बांट दिया, पिताजी आ गए। इसमें दो 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 क्रियाएं आई है और वो एक ही क्रिया को, एक ही वाक्य को पूरा कर रही है। राइट वन सेंटेंस ऑफ संयुक्त क्रिया। संयुक्त, yes, very good, both of you. Yes, good. ओके, उसके बाद है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया। ओके, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, हाथ हथियाना, लाज लजियाना, रंग रंगना, अपना अपनाना, गर्म गरमाना, तोतला तुतलाना। ओके, सो आप किसी कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण का, जिससे क्रिया तैयार होती हो। जस्ट वन एग्जाम्पल, नो नीड टू राइट सेंटेंस ओवर हियर। सेंटेंस नहीं लिखना है आपने, सिर्फ क्रिया लिखनी है जो किसी भी सर्वनाम, संज्ञा या फिर विशेषण से बनती हो, तैयार होती हो। लिखिए। हंसना, खेल खेलना, कर करवाना, रो रोना। नॉट लाइक दिस। संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण का उपयोग होना चाहिए। यहाँ पे हाथ, लाज, गांठ ये संज्ञाएं है और उससे क्रियाएं बन गई है। रंग, अपना ये भी संज्ञाएं है, इससे क्रियाएं बनी है। गर्म, तोतला ये विशेषण है और उससे क्रियाएं बनी हुई है। ओके, ध्यान दीजिए ठीक से। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जब कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है।
प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं प्रेरक बनता है और दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, ये प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं होता, वो अन्य किसी से कार्य करवाता है, तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे कि माताजी नौकर से सफाई करवाती है, वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। तो आप द्वितीय प्रेरणार्थक का एग्जाम्पल लिखिए। प्रथम प्रेरणार्थक का तो सिंपल सेंटेंस इज देयर। लिखिए द्वितीय प्रेरणार्थक का एग्जाम्पल इन योर चैट बॉक्स। मैंने उससे काम करवाया। मैं मेरे माँ मेरे से काम कराते हैं। नेहा स्नेहा से चाय बनवाती है। दिवाली में हमसे सफाई करवाती है। ओके, देन लास्ट था हमारा पूर्व। मैं आज काम करने जा रहा हूँ, वो उसे काम करवाया। मैंने नौकर से ओके। पूर्वकालिक क्रिया लास्ट था हमारा। पूर्वकालिक क्रिया किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मुकेश खाना खाकर सो गया, अनिल पढ़कर खेलने लगा। तो राइट वन एग्जाम्पल ऑफ पूर्वकालिक क्रिया ऑल्सो। लिखिए अपने चैट बॉक्स में पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल लिखिए। मैं पढ़ के खाना खाने गया, मैं खेल कर सो गया, मैं सोकर उठ गई, मैंने लिखकर साइकिल मैं लिखकर साइकिल चलाने गई। राइट आशिति, यू वांट टू राइट दिस? ओके, ओके, गुड। सो हियर वी हैव डन विथ क्रिया की परिभाषा एंड क्रिया के कर्म और रचना के हिसाब से होने वाले भेद हमने पढ़े। हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस? पानी पीकर सो गए। ओके, ओके। सो नाउ हिंदी ग्रामर के जो भी टॉपिक्स आपको इस टर्म के लिए सिलेबस में है, राइट देम डाउन इन योर चैट बॉक्स। लिखिए जो इस टर्म में है और हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, आई हैव नॉट टॉट यू, वो लिखिए चैट बॉक्स में। जो जो टॉपिक्स आपको इस सेमेस्टर के लिए है, फॉर योर सेकेंड सेमेस्टर or for your second unit test, actually a second term, right? First term is over for everyone, so second term के लिए जो भी आपके हिंदी ग्रामर के टॉपिक्स है, लिखिए चैट बॉक्स में प्लीज। संधि समास हिंदी में भी होता है। ओके, और एनीथिंग एल्स? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कारक, लोकोक्ति, काल परिवर्तन, संधि, संज्ञा भेद, वाक्य परिवर्तन। ओके, ओके।
Yes, काल के भेद, संज्ञा के भेद, this we have done already, right? So, next sandhi, samas, and वाक्य परिवर्तन. Excuse me, ma'am. We have done Karak. Am I audible? Okay, now I've got the connection. So, all of you have given me the syllabus now, and I have noted. So, we are going to stop over here for today, and from next lecture, I Ma'am, will try to complete all this. Yes, excuse me, ma'am. Ma'am, one topic is yes. also. Which one? Ma'am, pratyay और उपसर्ग. Okay, pratyay or upsar. Okay, fine. Okay, so we are going to stop. You all can leave now. Bye bye, everyone. Good night. Bye, teacher. Bye.